रमेश का गांव हमेशा से बहुत साधारण और शांत था, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून और संतोष था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनका छोटा सा घर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना था, पर वो घर रमेश के लिए किसी महल से कम नहीं था। बचपन की उन सुनहरी यादों में रमेश को अक्सर माँ के हाथ की बनी रोटियों की खुशबू और पिता की हंसी की गूंज महसूस होती थी। रमेश की माँ सावित्री गांव भर में अपनी मेहनत और हंसमुख स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वो हर सुबह उठकर खेतों में काम करने जाती और घर लौटकर रमेश के लिए गर्मा गर्म खाना तैयार करती थी। रमेश को याद था कि कैसे वो खेत से लौटकर आते ही अपनी माँ के हाथ से खाना खाया करता था। उसकी माँ के चेहरे पर सदा एक मुस्कान होती थी और वो हमेशा कहती थी, रोटी जितनी मेहनत से बनाई जाती है उतने ही प्यार से खाई भी जानी चाहिए। पिता रामलाल एक साधारण किसान थे, पर उनके अंदर एक ऐसा जज्बा था जो कठिन से कठिन हालात में भी उन्हें हिम्मत नहीं हारने देता था। रमेश के लिए उसके पिता उसके हीरो थे। उन्हें खेतों में काम करते हुए देखना और शाम को जब वो गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर बातें करते थे, तो रमेश को उनके शब्दों से हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता था। गांव के लोग सरल और आत्मनिर्भर थे। सब मिलजुल कर काम करते और एक दूसरे की मदद करना उनका धर्म था। बचपन में रमेश अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेला करता था। कभी पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ता, तो कभी पास के तालाब में कूदकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता। गांव का वातावरण रमेश के जीवन में खुशियों से भरा हुआ था। गांव में हर साल होने वाला मेला रमेश के लिए सबसे बड़ी खुशी होता था। गांव के लोग आपस में मिलकर मिठाइयाँ बनाते, झूले लगाते और रात को पूरी बस्ती में दिए जलाए जाते। रमेश को उन दिनों का बेसब्री से इंतजार रहता था। पर इसी समय गांव के बुजुर्ग लोग अक्सर कहते थे, पानी कम हो रहा है, सालों से बारिश ठीक से नहीं हुई है, धरती बंजर होती जा रही है। उस समय रमेश ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि उनके माता पिता हमेशा उसकी ज़रूरतें पूरी करेंगे और उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर एक दिन आकाश में बादल तो आए, लेकिन बारिश नहीं हुई। रमेश के पिता ने उस समय ये कहा था, इस साल भी अगर बारिश नहीं हुई तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। रमेश ने पिता के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें देखी थी। सूखे का असर धीरे धीरे गांव पर दिखने लगा। खेतों में पहले जैसी हरियाली नहीं थी और फसलें कमजोर हो रही थी। पानी की किल्लत बढ़ने लगी थी। गांव के कुएं का पानी भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। रमेश को अब अपने बचपन का वो तालाब भी सूखता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें वो कभी दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने की कोशिश किया करता था। रमेश की माँ पहले से अधिक थकी हुई दिखाई देती थी। वे हर रोज खेतों में जाने के बाद भी उतनी फसल नहीं ला पाती थी जितना पहले आती थी। फिर भी वे रमेश के लिए खाना तैयार करती, लेकिन अब भोजन में पहले जैसी विविधता नहीं थी। रामलाल का चेहरा अब रोज थका हुआ और चिंतित नजर आने लगा था। रमेश ने पहली बार अपने पिता को इतना असहाय होते हुए देखा। सूखा अब महज एक संकट नहीं रह गया था, बल्कि गांव के हर घर में भूख का डर बैठ चुका था। रमेश की माँ ने एक दिन धीरे से रमेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, समय कठिन है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम सब ठीक कर लेंगे। लेकिन उनकी आंखों में चिंता की गहराई साफ देखी जा सकती थी। गांव में धीरे धीरे लोग अपने घर छोड़कर शहर जाने लगे काम की तलाश में, लेकिन रमेश का परिवार अभी भी गांव में डटा हुआ था। उसके पिता को उम्मीद थी कि बारिश होगी और सब कुछ फिर जैसा हरा भरा हो जाएगा। समय बीतने के साथ गांव का हाल और खराब होता चला गया।
बारिश का इंतजार करते करते अब साल बीत चुके थे और सूखा गांव के हर सांस में उतर चुका था। रमेश का घर, जो कभी उसकी माँ की हंसी और पिता की मेहनत से रोशन रहता था, अब उदासी और चिंता में डूब चुका था। खेतों में अब सिर्फ बंजर जमीन और सूखी फसलें थी। कोई भी मेहनत अब रंग नहीं ला रही थी। रमेश के पिता रामलाल हर सुबह तड़के उठकर खेत पर जाते, इस उम्मीद के साथ कि शायद आज कुछ चमत्कार हो जाएगा। लेकिन हर दिन वो खाली हाथ लौटते। चेहरे पर हताशा और निराशा साफ झलकती थी। पहले जहां उसके स्कूल के दिन उत्साह से भरे रहते थे, अब वहां केवल खालीपन था। उसके दोस्तों के परिवार गांव छोड़ चुके थे और वो अब अकेला महसूस करने लगा था। अब खाने का इंतजाम सबसे बड़ा सवाल बन चुका था। सावित्री, जो पहले रमेश को हर दिन स्वादिष्ट भोजन दिया करती थी, अब बड़ी मुश्किल से 2 समय की रोटी जुटा पाती थी। कई बार ऐसा होता कि खाना इतना कम होता कि रमेश को केवल 1 या आधा टुकड़ा ही मिलता, लेकिन फिर भी वो माँ और पिता की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता, मानो कह रहा हो कि वो ठीक है। रमेश की माँ अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनका चेहरा थका हुआ और कमज़ोर हो चुका था। वो कम खाती ताकि रमेश और रामलाल को ज़्यादा खाना मिल सके, लेकिन भूख किसी को नहीं छोड़ती। सावित्री की सेहत तेजी से गिरने लगी थी। वो अक्सर बीमार रहती, लेकिन डॉक्टर को बुलाना भी अब संभव नहीं था। गांव में कोई दवा नहीं थी और रमेश का परिवार आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हो चुका था कि शहर जाकर इलाज कराना भी मुश्किल था। गांव की गलियां अब सूनी हो चुकी थी। जहां पहले बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, वहां अब सन्नाटा पसर गया था। घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे और हर जगह एक अजीब सा डर महसूस होता था। जो लोग गांव में बचे थे, वो या तो हालात का सामना कर रहे थे या फिर किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। रामलाल, जो कभी किसी भी मुसीबत से हार नहीं मानते थे, अब टूटते हुए नजर आने लगे। एक दिन रमेश ने उन्हें अकेले बैठकर चुपचाप रोते हुए देखा। ये पहली बार था जब उसने अपने पिता को इस तरह से देखा था। वो उनके पास गया और धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, है ना? रमेश ने मासूमियत से पूछा। रामलाल ने उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जबरन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रमेश को उनकी आवाज़ में छुपी उदासी महसूस हो गई थी। सावित्री की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। रमेश ने कई बार उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो जवाब भी नहीं दे पाती थी। एक दिन जब रमेश ने उन्हें खाना देने की कोशिश की, तो उन्होंने रमेश की ओर देखकर सिर्फ इतना कहा, बेटा तुम खा लो। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, जो अब पहले से बहुत ठंडा महसूस हो रहा था। सावित्री की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और रमेश को समझ में आ गया कि उसकी माँ अब और नहीं लड़ पाएंगी। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। वो अपनी माँ के पास बैठा रहा, उनके हाथ को थामे हुए। सुबह होते होते सावित्री ने अपनी अंतिम सांस ली। रमेश को लगा मानो उसके दिल का एक हिस्सा टूट गया हो। घर में अब सिर्फ वो और उसके पिता बचे थे। सावित्री की मौत के बाद रामलाल भी पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने अब गांव छोड़ने का फैसला किया। शहर में काम मिलेगा, उन्होंने रमेश से कहा। यहाँ अब कुछ नहीं बचा बेटा। रमेश जानता था कि ये फैसला कितना कठिन था। ये गांव उनका घर था, लेकिन अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं था। उन्होंने ज़रूरी सामान समेटा और शहर की ओर चल पड़े, एक नई उम्मीद के साथ। वो सुबह एक नई शुरुआत की तरह नहीं थी, बल्कि एक बिछड़ने की पीड़ा में लिपटी हुई थी। दोनों पिता पुत्र गांव की पुरानी पगडंडियों पर चलते हुए शहर की ओर निकल पड़े। उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी, बस एक आशा थी कि शहर में किसी न किसी तरह से जीवन की गाड़ी पटरी पर लौट आएगी।
गांव से निकलते वक्त रमेश ने आखिरी बार अपने उस मिट्टी के घर की ओर देखा जहां उसका बचपन बीता था। उसे याद आया कि कैसे वो और उसके दोस्त दिन भर इन्हीं पगडंडियों पर दौड़ा करते थे। उस दिन की उदासी ने रमेश को महसूस कराया कि वो कुछ अनमोल खो चुका है। ये सिर्फ एक गांव नहीं था, ये उसकी पहचान थी, उसकी जड़ें थी। रास्ते में और भी कई गांव दिखाई दिए जिनमें सूखे की मार साफ देखी जा सकती थी। कई घर खाली थे और खेत बंजर। कहीं कहीं सड़कों पर बच्चे भूख से तड़पते हुए नजर आते। उनकी माएं उनकी भूख मिटाने की कोशिश करती, लेकिन उनके पास भी कुछ नहीं था। ये मंजर रमेश के मन में गहराई से छप गया। वो सोचने लगा कि क्या शहर जाकर उनकी किस्मत बदल पाएगी, या यहाँ की तरह वहाँ भी उन्हें वही भूख और असहायता मिलेगी। कई दिनों तक पैदल चलते रहने के बाद थके हारे रमेश और रामलाल आखिरकार शहर के किनारे पहुंचे। शहर की इमारतें उन्हें अजीब और अनजानी सी लगी। वे इतने ऊंचे थे कि उनके पीछे आसमान भी धुंधला पड़ जाता था। शहर के प्रवेश पर ही उन्हें सैकड़ों लोग दिखे जो वैसे ही भूखे, थके हुए और टूटे हुए थे जैसे वे खुद थे। ये देख रमेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्या वो भी इन्हीं लोगों की तरह सड़क पर रहेंगे? क्या उन्हें भी हर रोज खाना मांगना पड़ेगा? शहर में घुसते ही सबसे पहले उन्हें एक छोटी सी बस्ती मिली जहां लोग तंग गलियों में रहते थे। ये जगह इतनी संकरी थी कि सूर्य की किरणें भी शायद वहां कभी पहुंच नहीं पाती होंगी। चारों ओर गंदगी फैली हुई थी और लोग हर जगह भीख मांगते नजर आ रहे थे। रमेश ने अपने पिता की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो, क्या यही हमारी मंजिल है? लेकिन रामलाल ने बिना कुछ कहे उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। पहले दिन उनके लिए बेहद कठिन था। उनके पास ना कोई ठिकाना था, ना कोई जान पहचान। दोनों पिता और पुत्र शहर की तंग गलियों में भटकते रहे, काम की तलाश में। पर जहां भी जाते उन्हें निराशा ही हाथ लगती। हर जगह पहले से ही कई लोग काम मांगने के लिए खड़े थे। शाम होते होते उनकी हालत और खराब हो गई। रमेश का पेट भूख से जल रहा था और रामलाल की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। वे एक पुराने मंदिर के पास जाकर बैठ गए जहां कोई और लोग भी पहले से शरण लिए हुए थे। रमेश की आंखें थकावट और भूख से झपकने लगी, लेकिन वो जानता था कि अगर वो सो गया तो शायद सुबह उठने के लिए भी ताकत नहीं बचेगी। तभी एक वृद्ध भिखारी उनके पास आया और कुछ सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा रमेश की ओर बढ़ा दिया। लो बेटा, इसे खा लो। वृद्ध की आवाज में दया थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही थकावट थी जो रमेश के पिता के चेहरे पर थी। रमेश ने रोटी का टुकड़ा लिया और उसे चबाते हुए देखा कि उसके पिता ने वो टुकड़ा नहीं लिया। पिताजी, आप क्यों नहीं खा रहे हो? रमेश ने पूछा। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम खाओ बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन रमेश जानता था कि उसके पिता भी भूखे थे। उसने वो टुकड़ा आधा करके रामलाल की ओर बढ़ाया, लेकिन रामलाल ने सिर हिला दिया। बेटा, जब तक तुम ठीक हो मैं भी ठीक हूँ, उन्होंने कहा। रात गुजर गई, लेकिन अगले दिन भी वही संघर्ष जारी रहा। कोई काम नहीं मिला और कोई मदद भी नहीं मिली। रमेश के मन में धीरे धीरे निराशा घर करने लगी थी। वो सोचने लगा कि क्या वो कभी इस शहर में एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे, या फिर वही भूख और दर्द उनका जीवन बन जाएगा। रमेश और उसके पिता भी शहर की तंग गलियों में हर रोज काम की तलाश में भटकते रहते, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती। कभी कभी वे शहर के बाहर जाकर बड़ी इमारतों के निर्माण स्थानों पर मजदूरी मांगते, लेकिन वहां पहले से ही सैकड़ों लोग काम मांगने के लिए खड़े होते थे। मजदूरी मिलती भी तो इतनी कम कि पेट भरने लायक भी नहीं होती। रमेश के लिए सबसे कठिन था भूख की चुभन को सहना। रामलाल को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि शहर में रहकर भी उनका जीवन नहीं सुधर पाएगा। उन्होंने कई बार सोचा कि वो वापस गांव लौटे,
लेकिन वहाँ भी अब कुछ नहीं बचा था। फिर एक दिन जब रमेश सो रहा था, रामलाल ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर रमेश को किसी अनाथालय में छोड़ दिया जाए तो शायद वहाँ उसे भोजन और देखभाल मिल सकेगी। वो खुद रमेश के बिना शायद किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन अपने बेटे को भूख से मरते हुए नहीं देख सकते थे। रामलाल उस रात नींद से दूर अपने विचारों में खोए हुए थे। मंदिर के बाहर की ठंडी जमीन पर सोए रमेश के चेहरे को देखकर उनके दिल में भारी बोझ सा महसूस हो रहा था। रमेश की उम्र खेलने कूदने की थी, पढ़ने की थी, लेकिन वो इस शहर की सड़कों पर भूख और थकान से जूझ रहा था। रामलाल को इस बात का एहसास हो रहा था कि हालात जल्द नहीं बदलने वाले हैं। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अपने बेटे की भलाई के लिए उन्हें कुछ बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। वो सारा दिन अपने इसी निर्णय को मन में घुमाते रहे और आखिरकार रात में जब रमेश गहरी नींद में था, रामलाल ने पास की एक अनाथालय के बारे में जानकारी ली। वहाँ के लोग बेहद कठोर थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि रमेश को वहाँ कम से कम खाना और छत मिल जाएगी। खुद को समझाते हुए उन्होंने धीरे धीरे खुद को इस निर्णय के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह रामलाल ने रमेश को उठाया। उनके चेहरे पर भाव शून्यता थी, मानो उन्होंने अपने दिल को पत्थर बना लिया हो। रमेश, आज हमें एक और जगह जाना है, उन्होंने कहा, और रमेश ने बिना किसी सवाल के उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। रास्ते में रमेश ने देखा कि पिता आज पहले से ज़्यादा गंभीर और चुप थे। कुछ पूछने के लिए रमेश ने कई बार अपनी ज़ुबान खोली, लेकिन फिर चुप रह गया। वो अपने पिता के दर्द को समझ सकता था, क्योंकि वो भी उसी दर्द का हिस्सा था। जब वे अनाथालय के दरवाजे पर पहुंचे, रमेश को अब तक कुछ अंदाज़ा नहीं था कि उसके पिता क्या करने जा रहे हैं। अनाथालय का बड़ा काला लोहे की जाली वाला दरवाज़ा एक अजीब सी ठंडक फैला रहा था। चारों ओर दीवारें ऊंची और कठोर थीं, मानो वो अंदर की जिंदगी को बाहर की दुनिया से छुपा रही हो। रामलाल ने अनाथालय के गेट पर खड़े चौकीदार से कुछ बातें की और रमेश को दरवाजे की ओर खींचा। रमेश ने सवालिया नज़रों से अपने पिता की ओर देखा, लेकिन रामलाल की आंखों में कोई जवाब नहीं था, बस एक गहरा दर्द था। बेटा, ये जगह तुम्हारे लिए सही है, रामलाल ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। यहाँ तुम्हें खाना मिलेगा और देखभाल भी। रमेश हक्का बक्का रह गया। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। पिताजी, आप मुझे यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? मैं आपके बिना नहीं रह सकता। रामलाल की आंखों में आंसू छलकने लगे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो जानते थे कि अगर वो अभी कमज़ोर पड़े तो ये निर्णय कभी नहीं ले पाएंगे। उन्होंने धीरे से रमेश का हाथ छुड़ाया और कहा, बेटा, ये तुम्हारे लिए सही है। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम भूख से मर जाओ। रमेश की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो अब समझ चुका था कि क्या हो रहा है। पिताजी, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। रामलाल ने रमेश को गले से लगाया, मानो वो अपने बेटे की हर तकलीफ को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। उन्होंने रमेश को अपनी छाती से अलग किया और धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ने का इशारा किया। रमेश को अनाथालय के अंदर ले जाया गया और रामलाल ने भारी मन से दरवाज़ा बंद होते हुए देखा। वो जानता था कि उसने रमेश के भविष्य के लिए ये कदम उठाया था, लेकिन उसके दिल में ऐसा खालीपन और दर्द भर गया था जो शायद कभी नहीं भर सकेगा। उसने पीछे मुड़कर अनाथालय की तरफ देखा और खुद को वहीं खड़ा पाया जहां वो नहीं होना चाहिए था, अपने बेटे से अलग। रमेश उस भारी लोहे के दरवाजे की दूसरी ओर खड़ा अपने पिता को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे
और उसके दिल में एक गहरी चोट। उसके पिता ने उसे जिस दुनिया में छोड़ा था वो उसे बिल्कुल पराई लग रही थी। उसका मन घबरा रहा था। क्या वो फिर कभी अपने पिता को देख पाएगा? क्या वो फिर कभी उसी तरह हंस पाएगा जैसे पहले हंसा करता था? रमेश ने अनाथालय में अपना पहला दिन जैसे तैसे गुजारा। वहाँ के लोग अजनबी थे और वहाँ का माहौल कठोर था। बच्चों की आवाज़ें जो कभी उसके दोस्तों की तरह होती थीं, अब उसे एक बंधन सी लगने लगी। अनाथालय में कोई प्यार या अपनापन नहीं था, बस भूख से बचने के लिए कुछ सूखा हुआ खाना और एक कड़ी चारपाई। रात को सोते समय रमेश ने अपने पिता को बहुत याद किया। उसने आंखें बंद करके उनकी आवाज़ को याद किया, उनकी बातों को सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस एक गहरी खामोशी थी। वो रात बहुत लंबी लगी और उसका दिल भारी हो गया था। उधर रामलाल भी शहर की सड़कों पर अकेला भटक रहा था। उसने अपने बेटे को अनाथालय में छोड़ दिया था, लेकिन उसका दिल अब भी रमेश के साथ ही था। वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने सही किया, लेकिन हर बार उसका दिल उसे धिक्कारता था। रमेश की मासूम आंखें, उसका सवाल पूछता हुआ चेहरा और उसकी आवाज़, ये सब रामलाल के दिल और दिमाग में गूंजता रहता था। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी रमेश के लिए जी थी और अब जब रमेश उसके साथ नहीं था, वो खुद को अधूरा महसूस करने लगा था। रात होते होते रामलाल ने फैसला कर लिया था कि वो अगले दिन रमेश को फिर से अनाथालय से बाहर ले आएगा, चाहे जो हो जाए। वो अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता था और ना ही उसे इस अजनबी दुनिया में अकेला छोड़ सकता था। अगले दिन रामलाल अनाथालय के दरवाजे पर फिर से पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की घंटी बजाई, उसे एक कठोर जवाब मिला। यहाँ के नियम सख्त हैं, दरबान ने कहा। अब तुम अपने बेटे को वापस नहीं ले जा सकते। रामलाल के लिए ये जवाब एक झटके जैसा था। वो चुपचाप वहाँ खड़ा रहा, मानो उसकी सारी दुनिया बिखर गई हो। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने शहर की तरफ एक नज़र डाली जहाँ हर आदमी अपनी लड़ाई लड़ रहा था, और फिर उस अनाथालय की ओर जहाँ उसका बेटा था उससे दूर। रमेश का नया जीवन अनाथालय की चारदीवारी के भीतर कैद होकर रह गया था। वहाँ का माहौल एकदम अलग था। न प्यार, न सहारा, सिर्फ अनुशासन और कठोरता का शासन। सुबह सुबह सभी बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता, फिर खाना दिया जाता, लेकिन वो खाना केवल नाम मात्र ही होता। सूखी रोटी और कभी कभी पानीदार दाल। रमेश, जो कभी अपनी माँ के हाथों के बने भोजन का स्वाद चखा करता था, अब इस बेस्वाद भोजन को निगलने की कोशिश करता ताकि भूख से राहत मिले। अनाथालय में कई बच्चे थे जिनमें से ज़्यादातर रमेश से भी ज़्यादा कठोर हालतों का सामना कर चुके थे। उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो बच्चों में होती है, बल्कि उनमें उदासी और ठहराव था। रमेश को उन बच्चों से बात करने में डर लगता था, क्योंकि वो सभी बेहद चुपचाप और दूर दूर रहते थे। ये जगह ऐसी थी जहाँ बच्चों के चेहरे पर मुस्कान की कोई जगह नहीं थी। रमेश हर रात अपने बिस्तर पर लेटते ही अपने पिता को याद करता। उसे अपने पिता का प्यार, उनकी बातें और उनकी हिम्मत भरी बातें बहुत याद आती थी। वो सोचता कि अगर उसकी माँ होती तो क्या वो इस अनाथालय में उसे आने देती? शायद नहीं। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि हमेशा हिम्मत रखो, वक्त बदलता है। लेकिन रमेश को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि वक्त कैसे बदलेगा। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठता, क्या उसके पिता उसे वापस लेने आएंगे? क्या वे अभी भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे? या फिर शहर की कठोर जिंदगी ने उनके दिल को भी कठोर बना दिया है? उधर रामलाल का जीवन भी आसान नहीं था। उन्होंने रमेश को छोड़ने के बाद हर दिन उसे वापस पाने के बारे में ही सोचा। वो कई बार अनाथालय के बाहर जाते, लेकिन दरवाजे पर तैनात चौकीदार उन्हें अंदर जाने से मना कर देता। उनके पास रमेश को वापस लाने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि अनाथालय में एक बार छोड़ दिए गए बच्चों को
वापस लिया नहीं जा सकता था। रामलाल को अपने फैसले पर बेहद पछतावा हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि शायद रमेश के साथ रहकर भूख और गरीबी से लड़ना ज़्यादा आसान होता। उन्होंने कई बार खुद को धिक्कारा कि उन्होंने अपने बेटे को इस निर्दयी दुनिया के हवाले क्यों कर दिया। एक दिन रामलाल ने ठान लिया कि वो चाहे जो भी हो जाए रमेश को वापस लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कुछ मजदूरी के पैसे जुटाए और शहर के सबसे बड़े वकील से सलाह ली। वकील ने उन्हें बताया कि अगर वे कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो इसमें समय और बहुत सारा पैसा लगेगा, जो रामलाल के पास नहीं था। अनाथालय में रमेश का संघर्ष बढ़ता जा रहा था। वहाँ के बड़े बच्चे छोटे बच्चों को परेशान करते और रमेश को अक्सर उनका शिकार बनना पड़ता था। उसे खाना कम मिलता क्योंकि बड़े बच्चे ज़बरदस्ती उसका हिस्सा छीन लेते थे। जब वो शिकायत करता तो उसे डांट कर चुप करा दिया जाता। वो अनाथालय एक कठोर दुनिया थी जहाँ कमज़ोर के लिए कोई जगह नहीं थी। रमेश ने धीरे धीरे सब कुछ सहना सीख लिया था। वो अब कम बोलता, कम हंसता और ज़्यादातर वक्त अकेले बिताता। उसने उम्मीद करना लगभग छोड़ दिया था कि उसके पिता उसे वापस लेने आएंगे। एक दिन अनाथालय में एक बड़ा हादसा हुआ। रमेश और कुछ अन्य बच्चे खेलते खेलते छत के पास चले गए और वहाँ से रमेश का पैर फिसल गया। वो छत से नीचे गिर गया और बुरी तरह से घायल हो गया। उसके सिर पर गहरी चोट आई थी और वो बेहोश हो गया था। अनाथालय के कर्मचारी उसे अस्पताल ले गए, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई गई। डॉक्टरों ने कहा कि रमेश को ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा और हो सकता है कि उसकी याददाश्त पर भी असर पड़े। इस हादसे की खबर जब रामलाल तक पहुंची तो वो तुरंत अस्पताल की ओर भागे। जब उन्होंने रमेश को अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश देखा तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने रमेश का हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे तुम्हें यहाँ कभी नहीं लाना चाहिए था और ना ही अनाथालय भेजना चाहिए था। मैं तुम्हें वापस ले जाऊँगा चाहे जो भी हो। रमेश बेहोश था लेकिन रामलाल उसके पास बैठे रहे। उस रात उन्होंने कोई नींद नहीं ली, बस अपने बेटे के पास बैठे रहे, उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। अगले कुछ दिनों में रमेश की हालत थोड़ी सुधरी लेकिन वो अभी भी बेहोश और बहुत कमज़ोर था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। रामलाल ने अब ये ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर रमेश को इस अनाथालय से बाहर निकालेंगे और उसे एक बेहतर जीवन देंगे। उन्होंने शहर के कुछ समाज सेवियों से मदद मांगी, जिन्होंने उनकी स्थिति को समझा और उन्हें कानूनी सहायता देने का वादा किया। रामलाल को अब ये उम्मीद थी कि एक दिन वो रमेश को इस अंधेरे से बाहर निकाल पाएंगे। उनका दिल टूट चुका था लेकिन उनके बेटे के लिए लड़ने की हिम्मत अभी भी बाकी थी। समाज सेवी संस्था के वकील ने रामलाल की बात ध्यान से सुनी और आश्वासन दिया कि वो उनकी मदद करेंगे, भले ही मामला कितना भी कठिन क्यों ना हो। कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई और रमेश की देखभाल के अधिकार के लिए लड़ाई लंबी और थकान भरी होने वाली थी। अनाथालय ने अदालत में ये दलील दी कि वो रमेश को उचित देखभाल और सुरक्षा दे रहे हैं, जबकि रामलाल अपनी गरीबी और असमर्थता के कारण रमेश की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। रामलाल के पास कोई ठोस साधन नहीं था जिससे वो रमेश का देखभाल कर सके। इसी बीच अस्पताल में रमेश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। डॉक्टरों ने उसकी चोटों को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया और आखिरकार रमेश होश में आ गया। लेकिन होश में आने के बाद रमेश को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ है और क्या हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, मानो उसने सब कुछ खो दिया हो। जब रामलाल को रमेश के होश में आने की खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत अस्पताल पहुँचे और रमेश को गले लगा लिया। बेटा, मैं यही हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खाली थीं और उसने अपने पिता को पहचानने में भी समय लगाया। ये देखकर रामलाल का दिल टूट गया।
डॉक्टर ने कहा कि चोटों के कारण रमेश की मानसिक स्थिति पर असर पड़ा है और उसे सामान्य होने में समय लगेगा। रमेश की याददाश्त धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन हर नई याद उसके लिए एक बोझ थी। अनाथालय के कठोर दिन, पिता से बिछड़ने का दर्द और शहर की सड़कों पर बिताए भूख से भरे दिन उसके लिए अब हर दिन एक संघर्ष था। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अपने पिता के प्रति एक गहरा लगाव अभी भी बचा हुआ था। कानूनी लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। अदालत में अंतिम सुनवाई का दिन आया। रामलाल ने खुद को मजबूत किया और अदालत के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने अपने बेटे के साथ बिताए दिनों की बातें की, कैसे वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उन्होंने अपनी गरीबी स्वीकार की, लेकिन ये भी कहा कि उनके पास रमेश के लिए प्यार और सुरक्षा थी, जो किसी भी अनाथालय से ज़्यादा कीमती थी। अनाथालय की ओर से वकील ने कहा, रमेश को एक सुरक्षित और स्थिर जगह की ज़रूरत है जहां उसकी देखभाल हो सके। रामलाल जो खुद सड़क पर रहते हैं, वो रमेश को क्या दे सकते हैं। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने उसे जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ़ें दी हैं, भूख, गरीबी और एक अंधकारमय भविष्य का डर। लेकिन मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने उसे प्यार दिया, जो इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है। मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन अब मैं अपने बेटे के लिए सही रास्ते पर चलना चाहता हूँ। अदालत में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रखा। इस फैसले के दौरान रामलाल के दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थीं। डर, आशा और पछतावा। वो जानता था कि उसका भविष्य इस फैसले पर टिका हुआ था। कुछ दिनों बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जज ने अनाथालय को निर्देश दिया कि रमेश को रामलाल को सौंपा जाए, लेकिन साथ ही रामलाल को ये शर्त दी गई कि वो अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्हें सरकार की ओर से एक छोटी सी सहायता दी गई ताकि वो अपनी गरीबी से थोड़ा बाहर निकल सकें और अपने बेटे की देखभाल कर सकें। रामलाल के लिए ये एक जीत थी, लेकिन ये जीत भी एक जिम्मेदारी के साथ आई थी। उन्होंने अपने दिल में कसम खा ली कि वो अब कभी भी अपने बेटे को भूख और गरीबी के उस अंधकार में नहीं धकेलेंगे जहां से उन्होंने उसे बचाया था। रमेश को अनाथालय से बाहर निकालकर रामलाल ने उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और खुशी के थे। रमेश ने अपने पिता की ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी, जो बहुत दिनों के बाद उसके चेहरे पर आई थी। रामलाल ने धीरे धीरे अपने जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश की। उन्होंने एक स्थिर नौकरी शुरू की और एक छोटा सा घर किराए पर लिया। ये घर छोटा था, लेकिन रमेश के लिए ये किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ उसके पिता का प्यार था जो कि अनमोल था। रमेश धीरे धीरे अपने पुराने घाव से उभर रहा था। उसने स्कूल में दाखिला ले लिया और पढ़ाई में ध्यान देने लगा। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। वो जानता था कि उसके पिता ने उसके लिए कितने संघर्ष किए थे। वो खुद भी मेहनत करना चाहता था ताकि अपने पिता का सहारा बन सके। रामलाल के लिए ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। उन्होंने अब अपने बेटे को खोने का डर छोड़ दिया और अपने बेटे के भविष्य के प्रति मेहनत करने में जुट गए। रमेश भी स्कूल में अच्छा करने लगा। उसके शिक्षक उसकी लगन से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। रमेश की पढ़ाई में सफलता रामलाल के लिए गर्व का विषय थी। हालांकि एक दिन ऐसा आया जब रमेश के अतीत ने एक बार फिर उसे घेर लिया। स्कूल में एक वार्षिक उत्सव के दौरान बच्चों को अपने परिवार के बारे में बोलने का मौका दिया गया। हर बच्चा अपने माता पिता और भाई बहनों के बारे में बड़े गर्व से बोल रहे थे। जब रमेश की बारी आई तो उसने हिम्मत जुटाई और मंच पर खड़ा हुआ। उसने अपने पिता के संघर्षों की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने हर मुश्किल से लड़कर उसे एक बेहतर भविष्य दिया।
लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ के बारे में बोलने की कोशिश की, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अचानक चुप हो गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कोई नहीं जानता था कि रमेश ने अपनी माँ को किस तरह खो दिया था। उसके शिक्षक ने धीरे से उसे मंच से उतारा, लेकिन उस दिन रमेश के भीतर एक गहरा घाव फिर से ताज़ा हो गया था। उस रात रमेश बहुत देर तक जागता रहा। उसके दिल में भूख, गरीबी और अपने परिवार की खोई हुई छाया का दर्द गहरा था। लेकिन फिर उसने अपने पिता की ओर देखा, जो उसके भविष्य के लिए सब कुछ छोड़ चुके थे। उस पल रमेश ने एक नया संकल्प लिया। वो जानता था कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके पिता ने उसके लिए जो कुछ किया है वो उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अगले दिन उसने अपने पिता से बात की। पिताजी, उसने कहा, मैं आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं पढ़ाई में और मेहनत करूंगा ताकि हम दोनों का जीवन बेहतर हो सके। रामलाल ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उन्हें इस बात पर गर्व था कि रमेश न सिर्फ मजबूत था, बल्कि वो अपने भविष्य के प्रति दृढ़ और जिम्मेदार भी हो चुका था। समय बीतता गया और रमेश अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगा। उसने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कॉलेज में भी एक अच्छी पहचान दिलाई। कॉलेज के अंत वर्ष में रमेश ने एक बड़ी प्रतियोगिता की परीक्षा पास की, जिससे उसे सरकारी नौकरी का अवसर मिला। यह दिन रामलाल के लिए सबसे बड़ा दिन था। उनके बेटे ने वो कर दिखाया था जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रमेश की सफलता उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी, उन तमाम संघर्षों और भूख से लड़ने का सबसे खूबसूरत परिणाम। अब रमेश और रामलाल का जीवन संघर्षों से बाहर आ चुका था। रामलाल अब गर्व से अपने बेटे के साथ बैठते और सोचते कि कैसे उन्होंने भूख और गरीबी से लड़कर अपने बेटे को उस अंधकार से बाहर निकाला। रमेश, जो कभी अपने पिता के सहारे था, अब खुद उनके लिए एक सहारा बन चुका था। ये कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे की नहीं, बल्कि ये उस भूख, गरीबी और संघर्ष की थी जो एक इंसान को तोड़ सकती है। लेकिन अगर इंसान हिम्मत न हारे तो वो संघर्ष उसे और मजबूत भी बना सकता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।